फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। आज तक जो हमें नहीं मिला इसका मतलब है कुछ और लिखा है हमारी तकदीर में। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल आसान व्याकरण पर हार्दिक स्वागत करता हूं। गत 3 वीडियो में बना चुका हूं और उन्हें देखकर आपने जिस गति के साथ लाइक, कमेंट और शेयर किए हैं, मैं आपका आभारी हूं। मित्रों, आपका ये सहयोग आगे भी इसी प्रकार से बना रहे ताकि मैं और भी मेहनत और लगन के साथ हर एक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, लाइक, कमेंट और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। और लीजिए मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन का। व्यंजन में हमने पढ़ लिया था, उसका वर्गीकरण कर लिया था। प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था अल्प प्राण, महाप्राण। लेकिन वीडियो लास्ट में कट हो गई थी। हम पुनः आज वहीं से अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि प्रयत्न के आधार पर जो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था वो 2 भागों में किया था, प्राणवायु के आधार पर एवं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो यहीं से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने जो वर्गीकरण कर रखा है ये है प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। इनकी परिभाषाएं हम पढ़ चुके थे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में, अल्प मात्रा में बाहर निकलती है उन व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है, एवं जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु, प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उनको महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब इसमें हमने पहला वर्गीकरण किया था 25 जो स्पर्श व्यंजन थे उनका वर्गीकरण हम कर रहे थे, जो इस प्रकार से था। हमने बोलकर देखा था क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से हमने बोलकर भी देख लिया है मित्रों। ये अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन है। और अभी आगे हम यर, लव और श, श, ह का भी वर्गीकरण करेंगे। यहीं पर देख लीजिए, स्वर तंत्रियों में यदि हम बात करें, यहीं पर बात करें तो यर लव के उच्चारण में य, र, ल और व, य, र, ल, व के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए ये व्यंजन हो जाते हैं अल्प प्राण। और श, 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 ह इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए ये हो जाते हैं महाप्राण व्यंजन। इस प्रकार से 33 व्यंजनों का वर्गीकरण हो चुका है। मैंने आपसे प्रारंभ में भी कहा था कि हम प्रत्येक वर्गीकरण में 33 व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। ये लीजिए मित्रों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। यर, लव अल्प प्राण होते हैं और श, 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 ह महाप्राण होते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप काउंट कर सकते हैं। क, ख, ग प्रत्येक में 3 है और 5 3 15, तो ये हो गए हमारे, और प्लस 4 ये हो गए। इस प्रकार से 5 और 4 19 व्यंजन। देखो मित्रों, मैं व्यंजनों की बात कर रहा हूं, मैंने वर्ण नहीं बोला है कि अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं 19। और लीजिए महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं, तो महाप्राण व्यंजन होते हैं 5 दूनी 10, ये तो 10 तो ये हो गए और प्लस 4 ये हो गए, 10 और 4 14। अब जब आप काउंट करते हैं 19 प्लस 14, तो इस प्रकार से हमारे पूरे 33 व्यंजन हो जाते हैं। तो मित्रों, प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 होती है और महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 होती है। तो अब लीजिए हम आगे बढ़ते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। पहले समझ लीजिए स्वर तंत्रियां क्या होती है। मित्रों, जो मैं बात कर रहा था आपसे वाग यंत्र की, वाणी का जो ये यंत्र है, यहाँ जो एक
यंत्र है, इस यंत्र से हमारी वाणी बाहर आती है। यहाँ पर स्वर तंत्रियां पाई जाती है। तो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण करते समय उन स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, झनकार होती है, घोष होता है। इसलिए इस कंपन, झनकार और घोष के आधार पर इन व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो इस प्रकार हैं: घोष व्यंजन एवं सघोष व्यंजन। मित्रों, शब्दों से ही परिभाषाएं हमारे सामने आ जाती है। अघोष नहीं है घोष जिनमें, यानी जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में घोष, कंपन या झनकार नहीं होती है, उन व्यंजनों को अघोष व्यंजन कहा गया है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होता है, झनकार होती है, ऐसे व्यंजन वर्णों को सघोष व्यंजन कहा गया है। मित्रों, ये अंदर का मामला है, ये इतनी आसानी से हमें समझ में नहीं आता, ये ऐसे ही हमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हम बोलकर देखते हैं कि क के उच्चारण में कंपन नहीं होता, ग के उच्चारण होता है, पर बाकी अगर हम सामान्य तौर पर इस प्रकार से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सभी में कंपन हो रहा है। मित्रों, ये एक सिस्टम है ध्वनियों का, इसको हम सीधे ही पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता। तो मित्रों, हमने जो 25 व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, यदि हम उनकी बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। अब जो बच गए वो सघोष होते हैं। तो कौन सा बच गया? तीसरा, चौथा और पांचवा। मित्रों, ये जो टॉपिक है ये हर परीक्षा में, जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं के लिए हम बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। और जिस स्तर से मैं पढ़ा रहा हूं, हर परीक्षा में इनमें से ही प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अघोष व्यंजन कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। मैंने कहा था कि हमें व्यंजनों को खड़े याद करना है। क च ट त प, ख छ ठ त फ, ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, अंग ञ न म। और इतनी स्पीड से हमें याद होना चाहिए, इतनी गति से याद होना चाहिए कि जैसे कहूं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, तो तुरंत हमें याद आए। पहला कौन सा? कजर दब। दूसरा कौन सा? खजर दब। तीसरा कौन सा? गजर दब। चौथा कौन सा? घजर दब। और पांचवा कौन सा? अंग्यण नम। इस प्रकार से मित्रों हमें गति के साथ याद होना चाहिए। 3 मिनट का समय लगेगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो लीजिए मित्रों, प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब कौन सा? कचर दब, क च ट त और प। ये व्यंजन तो होते हैं हमारे अघोष। और दूसरा कौन सा? ख, छ, ठ, थ और फ। ये तो हुआ अघोष व्यंजनों का वर्गीकरण। यहां देखिए तीसरा कौन सा है? ग, ज, ड, द और ब। घ, झ, ढ, ध और भ। अंग, ञ, ण, न और म। ये वर्गीकरण तो किया हमने 25 स्पर्श व्यंजनों में आघोष कौन से और सघोष कौन से। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। यहाँ से कितना भी यदि मैं व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की बात करूं तो कितना भी यदि स्टैंडर्ड प्रश्न पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि वो कौन से व्यंजन हैं जो अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं। अब देखिए, अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी है। तो बताओ, संख्या देख सकते हैं हम। अल्प प्राण एक यहाँ मिल रहा है और यहाँ एक नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पहला जो है वो केवल अल्प प्राण है, सघोष नहीं है। यदि प्रश्न बनता है वे कौन से व्यंजन हैं जो अल्प प्राण भी हैं और अघोष भी हैं। अब देखिए, मिलाओ, अल्प प्राण पहला और अघोष पहला। इसका मतलब क च ट त प अल्प प्राण भी हुआ और क च ट त प अघोष भी हुआ। इसके बाद संख्या मिलाइए आप, ये तीसरा अल्प प्राण में मिल रहा है और ये तीसरा सघोष में मिल रहा है। यह समझिए मित्रों, ग ज ड द भ अल्प प्राण भी हैं और ग ज ड द भ सघोष भी हैं।
इसके बाद देखिए पांचवा कहाँ मिल रहा है, पांचवा, ये पांचवा अल्प प्राण है और ये पांचवा सघोष है। तो मित्रों समझिए अंग्यणनम अल्प प्राण है और अंग्यणनम सघोष है। इस प्रकार से चौथा देखिए आप, चौथा यहां मिल रहा है हमारा घ झ ढ ध भ। मित्रों ये महाप्राण भी है और ये सघोष भी है। तो आसानी से यहीं से हमारे जो है प्रश्न निकल जाते हैं। अब आगे देखिए ये 25 व्यंजनों का वर्गीकरण तो हमने कर लिया है मित्रों। अब हम उन 8 वर्णों की बात करते हैं जो अंतस्थ और ऊष्म है। तो सीधे से आपको याद करना है तीनों श अघोष होते हैं। दोबारा सुनिए, तीनों श अघोष होते हैं और जो बच गए वे सघोष होते हैं। तो तीनों श कौन कौन से हैं? ये तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, तीनों श अघोष होते हैं और जो शेष बच गए य, र, ल, व एवं ह, मित्रों ये सघोष होते हैं। एक बार मैं पुनः दोहरान कर देता हूं, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया है प्रयत्न के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, प्राणवायु के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला क च ट त प, तीसरा ग ज ड द ब और पांचवा अंग्यणनम। और महाप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा मतलब ख छ ठ त फ और चौथा मतलब घ ज ढ द ब। इसके बाद य र ल व हमारे अल्प प्राण में आएंगे और श श श हमारे महाप्राण में आएंगे। लीजिए मित्रों, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। पहला कौन सा? क च ट त प। दूसरा कौन सा? ख च ट त प। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष व्यंजन होता है, यानी ग ज ड द ब, घ ज ढ द ब, अंग्यणनम। इस प्रकार से ये सघोष व्यंजन है। तीनों श अघोष होते हैं और जो बच गए य, र, ल, व और ह ये होते हैं, तीनों श अघोष होते हैं और य, र, ल, व, ह ये सघोष होते हैं। इस प्रकार से ये तो हो गया हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। अब देखिए मित्रों, आगे हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें जो अघोष और सघोष व्यंजन हैं ये हमें इसलिए भी याद रखने हैं क्योंकि जब हम संधि का अध्ययन करेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे अघोष की विसर्ग संधि, सघोष की विसर्ग संधि। वहां भी हमारे ये टॉपिक काम आने वाला है। क्योंकि और जब हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे तब भी हम बात करेंगे इसके बाद ऐसा वर्ण आ जाए, इसके बाद ऐसा वर्ण आ जाए। तो मित्रों ये संधि में हमारे जो है काम आने वाला टॉपिक है अघोष और सघोष। और रही बात, कई विद्यार्थी वर्णमाला टॉपिक को महत्व नहीं देते हैं या हिंदी जिन एग्जामों में आनी है उस हिंदी को ही महत्व कम देने लगते हैं। मित्रों एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा में यदि कोई भी विषय शामिल किया जाता है तो सभी का महत्व बराबर होता है और हमारा प्रयास भी सभी विषयों में बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक अंक से भी हमारी सफलता और असफलता तय होती है। इसलिए हमें किसी भी विषय को कमतर नहीं आंकना है। तो लीजिए मित्रों, अभी हम इस वर्णमाला का अध्ययन करने के बाद भी छोटी छोटी जो बातें हैं और भी जो हमारे शुद्धिकरण से जुड़ी हुई है वह भी हम यहीं पर स्पष्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमारे मुख विवर में अलग अलग स्थान हैं जहां से अलग अलग ध्वनियां उच्चारित होती है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब मित्रों हमने बात की थी आपसे कि हम स्वरों को भी वहीं पढ़ेंगे। हालांकि हम अध्ययन व्यंजन का कर रहे हैं लेकिन स्वरों का स्थान उच्चारण स्थान के आधार पर अध्ययन भी हम यहीं पर साथ में ही कर लेंगे। तो लीजिए मित्रों, पहले तो हमें ये जानना है कि उच्चारण स्थान
कौन कौन से हैं। ये कच्चा चित्र आप देख रहे हैं, इसमें हम उच्चारण स्थानों को ध्यान से देखते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग है मित्रों, ये तो कहलाता है कंठ। कंठ। और इसके बाद ये जो स्थान है, ये कहलाता है तालु। ये जो कठोर भाग होता है हमारा, ये कहलाता है मूर्धा। इसके बाद ये है हमारे दंत पंक्तियां, ये कहलाता है स्थान दंत। इसके बाद बाहर आते हैं हम ओष्ठ। तो मित्रों इनका क्रम भी अंदर से बाहर की ओर निर्धारित किया गया है। पहला क्रम माना गया है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा है दंत और पांचवा है ओष्ठ। और ये वर्गीकरण हमें क्रम से याद भी रखना है, ताकि हमें जब हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे तब आसानी से हमारी बातें समझ में आती हुई चली जाए। तो इसको हम एक बार गति से याद कर लेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से। और इसमें और भी जो स्थान है वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। ये जो कंठ के ऊपर वाला हिस्सा है मित्रों, ये कोमल तालु भी कहलाता है, कोमल तालु। और ये जो कंठ के निचला हिस्सा है, इसे हम काकल भी कहते हैं, काकल भी कहते हैं। और ये जिह्वा है, और जो दांतों के ऊपर का जो हिस्सा है, इन्हें हम कहते हैं वर्त्स्य। और वर्त्स्य इस शब्द भी शुद्धिकरण में पूछ लिया जाता है। वर्त्स्य का अर्थ होता है मसूड़ा। तो मित्रों ये वर्त्स्य का जो उच्चारण है, इसको मसूड़ा कहते हैं। तो इस मसूड़े से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, ये भी हम स्पष्ट करेंगे। तो ये तो हमने बताया आपको कि कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ आपको क्रम से याद रखने हैं। अब आपको थोड़ा सा एकाग्र होना है, और जिस तरीके से मैं वर्गीकरण कर रहा हूं, इसके दो तरीके हैं मित्रों। या तो हम संस्कृत के सूत्रों से याद करें तो बहुत आसान है, और या फिर हम इस प्रकार से वर्गीकरण कर रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं यहां पर क्रम से लिख देता हूं उच्चारण स्थान। पहला क्रम है कंठ। देखिए इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि उच्चारण स्थान है जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और उस स्थान से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हें नाम दिया गया है। जैसे कंठ से उच्चरित होने वाले कंठय, तालु से उच्चरित होने वाले तालव्य, मूर्धा से उच्चरित होने वाले मूर्धन्य, इसी प्रकार से दंत्य, इसी प्रकार से ओष्ठय। तो ध्यान रखना स्थान अलग है, और उस स्थान से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को जो नाम दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है। पहले हमें क्रम से लिख देना है पांचों उच्चारण स्थान जो मैंने मुख्य रूप से बताए थे आपको। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, और पांचवा है ओष्ठ। अब ध्यान देना, हमने 5 वर्ग क्रम से याद किए थे, क, च, ट, त, प। अगर हमें ये पांचों स्थान क्रम से याद हैं, तो हम पांचों व्यंजन वर्गों को यहाँ पर क्रम से लिख सकते हैं। क, च, ट, त और प, और इनके पीछे जोड़ देते हैं हम वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मित्रों इसका मतलब क्या हुआ कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, और त वर्ग का है दंत्य, और प वर्ग का है ओष्ठ। इस प्रकार से ये तो हुए हमारे उच्चारण स्थान। और 25
व्यंजन जो क से लेकर म तक है उनका स्थान निर्धारित हमने कर लिया है। आगे देखिए, इसके बाद हमारे कौन कौन से व्यंजन बच गए। हमने कहा था कि वर्गीकरण में पूरे 33 व्यंजन पढ़ने हैं, अभी तो केवल 25 व्यंजनों का वर्गीकरण हुआ है। अब और बच गए हमारे य र ल बच गया, य र ल व, श श स और ह। अब ये देखिए मित्रों, य और श इनका उच्चारण स्थान है तालु, य और श। इसके बाद ये जो र और श है, षटकोण, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, र और षटकोण। इसके बाद ये जो ल और स है, देखिए क्रम से चल रहा हूं, केवल अब अगर हम चाहें वर्गीकरण की सुविधा करें तो ये इनको हम इस प्रकार से बांट लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 हो रहे हैं, हमारे ये स्थान 5 है, तो मैं एक पहला वर्गीकरण करके यहाँ खाली छोड़ देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब हम पहला खा लिए, दूसरा उठाया, दूसरे में रख दिया, तीसरा उठाया, तीसरे में रख दिया, चौथा उठाया और चौथे में रख दिया, ल और स। इस प्रकार से भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब ये जो व और ह है, ये 5वें में नहीं आएंगे, यानी ओष्ठ में नहीं आएंगे। अब ये कहां जाएंगे, सुनिए। देखिए, ये जो व है, इस व का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे 2 अंग यानी दांत, दंत और ओष्ठ, इन दोनों का सहयोग मिलता है, दोनों सक्रिय होते हैं, तब व का उच्चारण हो पाता है। व व व। तो मित्रों, हम इसका श्रेय केवल दंत को या केवल ओष्ठ को न देकर दोनों को देते हैं, और व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, यानी दंत प्लस ओष्ठ। तो मित्रों, यहां लिख दिया मैंने एक नया उच्चारण स्थान, दंतोष्ठ। ये वृद्धि संधि का अपवाद भी है, ये बातें हमें संधि में पता लगेगी। दंतोष्ठ, और दंतोष्ठ से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, व। एक और ध्वनि है मित्रों जो फारसी भाषा में हम बोलते हैं फ, फ, क, ख, ग, ज, फ। ये 5 अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। इसमें फ, फ जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, इसका उच्चारण भी दंत और ओष्ठ से किया जाता है। हमारी कुल विदेशी ध्वनियां मानी गई है 6, कुल विदेशी ध्वनियां मानी गई है 6। अब उनमें से विदेशी व्यंजन माना गया है 1, वो कौन सा है, चलो यहीं पर देख लीजिए आप। ये जो आ है, आ, न तो ये आ है न ये ओ है, ये दोनों के मध्य की ध्वनि है आ। और ये अंग्रेजी शब्दों में हम उच्चारण करते हैं डॉक्टर, कॉलेज, पॉइंट, कॉमन, कॉमन। इसमें ये ठुड्डी जो है किसक के आगे आती है, कॉमन। तो मित्रों, ये विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर है, इसलिए इसे हम कहते हैं आगत स्वर, आगत स्वर। और ये इसे हम नाम देते हैं विदेशी स्वर। और हमारी भाषा में चूंकि हमने ग्रहण किया है, इसलिए कहलाता है गृहीत स्वर। ये भी अच्छा प्रश्न है और पूछ भी लिया गया है, कई बार परीक्षाओं में आ गया है। विदेशी स्वर कौन सा है, आ। गृहीत स्वर कौन सा है, आ। और आगत स्वर कौन सा है, आ। तो ये तो है विदेशी स्वर। और 5 ध्वनियां हैं हमारी, ये क, ख, ग, ज, फ। यदि इनके नीचे नुक्ता लगा दिया जाए तो ये 5 व्यंजन अरबी फारसी के व्यंजन हो जाते हैं। तो मित्रों, 5 तो व्यंजन है और 1 स्वर है, तो कुल विदेशी ध्वनियां हुई 6, और 5 है व्यंजन और 1 है स्वर। तो मित्रों, इसमें जो फ है, फ, इस फ का उच्चारण भी दंत और ओष्ठ से होता है। और ये जो क, ख और ये ग है, ये ख, खत, खत, कानून, कानून, ये गजल। तो मित्रों, गजल, गजल में जाता है, गजल, गजल, कारीगर। तो मित्रों,
ये जो नुक्ता लगा हुआ है यही नुक्ता इन्हें अरबी और फारसी बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि क ख और ग इनका तीनों का जो उच्चारण स्थान है वो है, हम कह सकते हैं कोमल तालु, या कह सकते हैं इनको अली जिह्वे। अभी समझाऊंगा मैं आपको। ये ज का उच्चारण जो होता है, देखो मित्रों, ये च वर्ग में आता है ज, और ज का उच्चारण होता है तालु से। लेकिन जब हम बोलते हैं गजल गजल, तो जिह्वा हल्का सा संघर्ष मसूड़े से यानी वर्त से करती है, इसलिए ज का जो उच्चारण है वो दो उच्चारण स्थान है इसके। एक तो हो जाता है हमारा तालु और एक हो जाता है वर्त से। तो इसको हम नाम देते हैं तालु वर्त से ज, और इस फ को नाम देते हैं दंत ओष्ठ। फिर भी हम पुनः इनका अध्ययन करेंगे वर्गीकरण में। तो इस प्रकार से इस फ का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत और ओष्ठ। आगे सुनिए, अब क्या शेष रह गया? ह। ह शेष रह गया था हमारा। इस ह का उच्चारण स्थान संस्कृत के अनुसार कंठ माना गया है। कंठ, अभी वर्तमान में हिंदी में इसे काकल्य कहा गया है। इसका उच्चारण स्थान काकल्य बताया जाता है। तो ध्यान देना। अब इसके अलावा यदि मैं विसर्ग की बात करूं, अंग और अह की भी मैं यहीं पर बात करूं, क्योंकि हमने दो व्यंजन पढ़े थे, अयोगवाह। अयोगवाह में हमने पढ़ा था अंग और अह। तो मित्रों, ये अंग जो है, ये अनुस्वार जो है, ये तो पंचम वर्णों का कार्य करता है, अंग न्याण का कार्य करता है। कैसे करता है ये प्रश्न विशेष है, इसको बताना बाकी है, अभी बताऊंगा आपको। ये अंग जो है पंचम वर्णों का कार्य करता है। इसका उच्चारण स्थान मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। और ह, ये विसर्ग जो है, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ माना गया है। किंतु हिंदी में ह और विसर्ग का उच्चारण एक जैसा होता है, इसका भी ह की तरह उच्चारण होता है, और दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो काकल्य बताया जाता है या माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये तो हो गए हमारे पूरे 33 व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। यदि मैं यहीं पर स्वरों की भी आपसे बात करूं, स्वरों का भी वर्गीकरण यदि हम यहीं पर देखें उच्चारण स्थान के आधार पर, तो मित्रों पहला है अ और आ। एक दो टुकड़े करते हैं हम, अ और आ। तो अ और आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसके बाद उ और ऊ, हमने आपको जब स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था तो इनको वृत्ताकार स्वर कहा गया है, उ ऊ ओ औ। तो उ का उच्चारण होठों से होता है, ओष्ठ से होता है, इसलिए उ और ऊ आएगा हमारे कहां पर? ओष्ठ में। अब है री, तो री का उच्चारण होता है मित्रों मूर्धा से। अब कौन से स्वर बच गए हमारे 11 स्वरों में से? ए और ऐ। तो ध्यान देना, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। एक तो ये हमें ध्यान रखना है कि वीडियो को क्रम से देखना है। जब तक हम पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तो आगे हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। हमने आपको रचना के आधार पर स्वर पढ़ाए थे, और ए आई का जो रचना हुई थी, ए आई की रचना हुई थी अ प्लस ई से बना था ए, और अ प्लस ए से बना था ऐ। तो मित्रों ये ध्यान रखना है कि ये अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, और ये ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, और दोनों से मिलके बना है ए। तो निश्चित रूप से ए का उच्चारण स्थान क्या होना है? कंठ तालु। तो एक नया उच्चारण स्थान हम यहाँ पर लिखते हैं कंठ तालु। और कंठ तालु से कौन से स्वर उच्चारित होते हैं? ए और ऐ। इसके बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अब हमारे स्वर कौन से बच गए? एक तो बच गया ओ और एक बच गया औ। याद कीजिए मित्रों, रचना के आधार पर जो हमने स्वर पढ़े थे, तो अ प्लस ओ से बना था ओ, अ प्लस ओ से बना था ओ, और अ प्लस ओ से बना था औ। अब ध्यान दीजिए, अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए यहाँ पर कंठ,
और ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये है ओष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ये देखिए यहां पर, ये तो अकंठ हो गया और ऊ ओष्ठ, और इन दोनों से मिलके बना है ओ। तो मित्रों, ओ और औ का उच्चारण स्थान हुआ कंठ प्लस ओष्ठ, और बोले तो कंठोष्ठ। और ये भी हमारी वृद्धि संधि का अपवाद, ये शब्द भी ये संधि में समझ में आएगा। तो एक नया उच्चारण स्थान हमारे सामने आ गया, ये कंठोष्ठ, और इससे जो निकलने वाले स्वर हैं वो हैं ओ और औ। ये लीजिए मित्रों, हमने 11 स्वरों को भी उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लिया है। अ आ का स्थान है कंठ, ई तालु से, उ ओष्ठ से, री मूर्धा से, और ए आई निकलते हैं कंठ तालु से, और ओ औ निकलते हैं कंठ और ओष्ठ से। अब इसमें जो हिंदी के अनुसार आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, एक बात तो आपको ध्यान रखनी है विसर्ग और ह की। और यहां पर आपको क्या याद रखना है कि इनको हिंदी में इनका उच्चारण स्थान काकल बताए जाने के कारण इनको काकल्य कहा गया है। इन ध्वनियों को काकल्य कहा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। एक बात ध्यान रखनी है कि व का उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस ओष्ठ से, और फारसी की जो ध्वनि है फ फ फ, इसका उच्चारण स्थान भी दंत और ओष्ठ है। अब इसमें से एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि ये जो 5 वर्ग हमने देखे यहाँ पर च, क, च, ट, त, प, और इन 5 वर्गों के जो पंचमाक्षर हैं अंग, य, न, म, मित्रों इनका उच्चारण नासिका से होता है। मैंने कहा था कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं। तो मित्रों, अगर हम अंगण नियम की बात करें, अंग, न्य, अण, न और म, तो ये 5 जो पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। देखिए कितने उच्चारण स्थान हो गए हमारे? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ दंतोष्ठ, और कंठ तालु कंठोष्ठ 8, और ये 9वें नंबर पर आता है नासिका। स न बोल के अगर हम देखते हैं न, ल और स, तो न, ल और स को वर्ग से ध्वनिया कहा गया है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा वर्ग से यानी मसूड़े से स्पर्श करती है, इसलिए तीनों ध्वनियों को वर्ग से ध्वनिया कहा गया है। तो वर्ग से ध्वनिया कौन सी हमारी? न, ल और स। तो ये हो गई हमारी कौन सी ध्वनिया? वर्गीय यानी मसूड़े से उच्चारित होने वाली। अब देखिए 3 व्यंजन और हमारे बच गए, वह है क, ख और ग, जो विदेशी व्यंजन है। तो ध्यान देना, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये विदेशी यानी अरबी फारसी व्यंजन है क, ख और ग। ये नुक्ता लगने के बाद ये अरबी फारसी हो गया। और इन तीनों का उच्चारण ध्यान देना, कंठ के ऊपर यानी कोमल तालु से इनका उच्चारण होता है। और ये जो हिस्सा कहलाता है, ये जिह्वा का जो ये हिस्सा कहलाता है, इसे हम अली जिह्वे बोलते हैं। और ये कोमल तालु और अली जिह्वे एक ही बात है। मित्रों, इन वर्णों को अली जिह्वे कहा गया है। अली जिह्वे यानी इनका उच्चारण अली जिह्वा से होता है, जिह्वा के मूल से होता है, इसलिए इन तीनों वर्णों को अली जिह्वे वर्ण या कोमल तालु वर्ण या जिह्वा मूलीय वर्ण कहा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो सुनिए, कंठ से अब ध्यान देना, ये हिंदी में पूरा क वर्ग जो है, हिंदी में क वर्ग के लिए
या तो कंठ तो है ही सही, संस्कृत के अनुसार हिंदी में इनका उच्चारण स्थान बताया गया है कोमल तालु। तो ध्यान रहे, यदि विकल्प में दोनों हो, कंठ भी दिया हुआ हो और कोमल तालु भी दिया हुआ हो, तो मित्रों हमें राइट लगाना है या हमें अपना उत्तर चयन करना है कोमल तालु। संस्कृत के अनुसार कंठ है, ये हिंदी के जो विद्वानों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया है उसमें क वर्ग का उच्चारण स्थान कोमल तालु बताया गया है। हमने वर्गीकरण कर लिया है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं क वर्ग, ह और विसर्ग, और स्वरों की बात करें तो अ और आ। तालु से च वर्ग, य और शलगम और ई और ई स्वर। मूर्धा से क वर्ग, र और श और री। दंत से क वर्ग, ल और स। दंतोष्ठ से व और फ। कंठ तालु से ए ऐ। कंठोष्ठ से ओ औ। और अंग नमा का उच्चारण स्थान नासिका भी है। इसके बाद ये न ल स को मैंने बताया, ये वर्त से ध्वनियां हैं, और ये जो अरबी फारसी के 3 व्यंजन हैं इनको अली जिह्वे कहा गया है। तो ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। मित्रों, आप इस वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं, लेकिन समझना यही है, आपको आसानी से समझने का प्रयत्न करें। इसके बाद ये बता दिया मैंने आपको, अगर हम इनको देखना चाहें संस्कृत के सूत्रों से, यदि चेक करना चाहें, जांचना चाहें तो भी कर सकते हैं। संस्कृत में इसके लिए सूत्र आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह आ का मतलब तो हो गया अ और आ, कु का मतलब हो गया क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यहाँ देखिए इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, ई का मतलब हो गया ई और ई। चू का मतलब हो गया च वर्ग, और यशानाम य और शलगम, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। इसके बाद ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु, री मतलब री स्वर, टू मतलब ट वर्ग, र और षटकोण, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। रिली तुलसा नाम दंताब, ये रिली स्वर आता है, ये हिंदी में है ही नहीं, तो तुलसा नाम बचा। तू मतलब ट वर्ग, ल और सलेट का उच्चारण कहां से होता है? दंत से। अगला है होस्ट, उपपद्मनीय नाम होस्टो, ऐसा सूत्र है, उपपद्मनीय नाम होस्टो। तो उ का मतलब तो ये हो गया उ का मतलब हो गया प वर्ग, बस वकारस से दंतोष्ठ है। ऐतोद कंठ तालव्य, ओतोद कंठोष्ठ है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होता है, ए ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। एक प्रश्न मित्रों में आपको इसमें ये पूरी सारणी, पूरा वर्गीकरण आप बिल्कुल ध्यान से देखें, और एक प्रश्न कर रहा हूं आपसे। वो प्रश्न ये है कि वह इनमें से ये जो 5 हैं, ध्यान देना प्रश्न पर, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, इनमें से वह कौन सा उच्चारण स्थान है जहां से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता? दोबारा सुनिए मित्र प्रश्न को, वह कौन सा उच्चारण स्थान है कंठ तालु मूर्धा और दंतोष्ठ में से जिसमें से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता? इस प्रश्न का जवाब आप लिखेंगे कमेंट में, और यदि पढ़कर आपको अच्छा लग रहा हो तो मुझे ऊर्जा देने का कार्य आप कर सकते हैं। मित्रों, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, यह आपका नैतिक दायित्व भी है। और लीजिए, यह आज हमने अध्ययन कर लिया है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और स्वर तंत्रियों में कंपनी के आधार पर अल्प प्राण, और स्वर तंत्रियों में कंपनी के आधार पर पढ़ लिया है, प्राण वायु के आधार पर पढ़ लिया है। अब ये जो एक महत्व मुझे आपको बताना है, हमने जो प्राण वायु के आधार पर अध्ययन किया था, अल्प प्राण और महाप्राण जो व्यंजन हमने पढ़े थे मित्रों, उन ध्वनियों का क्या महत्व है एक बार देखिए जरा। ये शब्द लिखा मैंने काट, और ये लिखा मैंने खाट, और ये लिखा मैंने काठ। मित्रों, यदि अल्प प्राण व्यंजन की जगह महाप्राण व्यंजन कर दिया जाए, महाप्राण व्यंजन की जगह अल्प प्राण कर दिया जाए, या तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा या फिर शब्द का अर्थ समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक शब्द लिख दिया मैंने यहां पर झंडा, झंडा। अब देखिए, अगर मैं झ को ज कर दूं तो शब्द क्या हो गया? झंडा।
तो इसका अर्थ ही समाप्त हो गया। और यहां देखिए काठ, ये काटना क्रिया है, ये खाट, ये देशज शब्द है चारपाई के लिए, और ये काठ, ये काष्ठ का तद्भव है काष्ठ, और इसका तद्भव है काठ, यानी होता है लकड़ी। तो मित्रों देखिए किस प्रकार से अल्पप्राण को महाप्राण कर देने पर, और अल्पप्राण को महाप्राण कर देने पर या महाप्राण को अल्पप्राण कर देने पर किस प्रकार से ध्वनियों में अंतर आ जाता है। शब्द है फाटक। अब देखिए फ को तो मैं कर देता हूं प, और ट को कर देता हूं ठ, और शब्द क्या बन गया देखो पाठक, पढ़ने वाला। ये फाटक दरवाजा। देखिए किस प्रकार से अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों को हम बदल देते हैं तो शब्द का या तो अर्थ बदल जाता है या शब्द का अर्थ समाप्त हो जाता है। ये भाषा है मित्रों, और ये बड़ी अद्भुत भाषा है हमारी हिंदी भाषा, बड़ी रोचक भाषा है। हाँ, ये शब्द है यहाँ पर, ये है बाढ़, ये है बाढ़, और ये है भाड़। देखिए आप शब्द, ये भाड़, ये भट्टी के लिए आता है, जाओ भाड़ में, ऐसा हम बोलते हैं। तो भाड़ भट्टी के लिए आता है। एक समास भी है, भड़ भूंजा, भाड़ में भूंजा गया है जो, भड़ भूंजा। ये बाढ़, ये जो खेत के आगे जो हम कांटों की वो बनाते हैं, ये बाढ़, और ये बाढ़, ये जल प्रवाह। देखिए मित्रों इस प्रकार से ये अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियों का अपना महत्व है, और आघोष साघोष व्यंजनों का महत्व हमें संधि में पता लगेगा, इस प्रकार से वो हमारे काम आने वाले हैं, और उच्चारण स्थान के आधार पर हमने पढ़ लिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।